नहीं, कब तक रहेंगे? वो अधिक समय तक रहने वाले नहीं हैं। वो बड़े भाई की भूमिका में आएंगे। नीतीश कुमार की उम्र तो हो ही गई है और उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर के विपक्षी पार्टियों में बहुत बातचीत होती है। विपक्षी नहीं भाई साहब, भाजपा में बहुत उनकी चर्चाएं रहती हैं। उनकी कई एक्टिविटीज़ को आप देखिए, कहीं ना कहीं से ट्रेंड करा दिया जाता है सोशल मीडिया पे, उनकी किसी बात को। तो भाजपा में ये बात तो तेज़ी से चल ही रही है। पीके का वहाँ होना, अमित शाह जी का वहाँ होना और इतने बड़े सुपरस्टार की पार्टी आना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भाजपा की एक जो स्ट्रेटजी है उसका ये हिस्से की तरह नज़र आता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पार्टी को एक नई लीडरशिप दी जाए। अब पार्टी में उनके भी लोगों ने कहा कि भाई आपको बेटे को लाना चाहिए, अब तो बैनर पोस्टर उनके नाम पर लग गए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल जैसे पासवान फैमिली, पासवान जी ने सेफ खेला था, वैसे खेल कर हो सकता है अपने बेटे को स्थापित भी कर दें। और बेटे ने जिस तरीके से आपने कहा दबाव बनाया और राजनीतिक बात की, पहली बार मैंने शायद पहली बार सुना है, मैंने भी, उससे मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ दाल में काला है। भाजपा की ये बात तो जरूर मान गए हैं, लेकिन बेटे की नैया जो है भाजपा को पार करना पड़ेगा। कल मैं किसी से बात कर रहा था आशुतोष, और उन्होंने, जो कि बहुत अच्छे जानकार हैं, नीतीश की राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, मुझे लगता है 2010-11 में उनके साथ जब मैं नया नया रिपोर्टर था तो उनके नीतीश के आवास पे गया था, हमने नीतीश का इंटरव्यू किया था एक मैगजीन के लिए। उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नीतीश के पास रास्ता नहीं है, अगर उनको बेटे को लॉन्च करना है तो बीजेपी की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी में वो दरवाजा बंद है। डेफिनेटली लालू यादव नीतीश के बेटे को नहीं लॉन्च करने वाले। डेफिनेटली वो लॉन्चिंग हो सकती है तो बीजेपी से ही हो सकती है जी। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी खेल करने वाली है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, रिजल्ट आया तो देवेंद्र बैठ गए कुर्सी पे। देखिए, जब एक कार्यक्रम में अमित शाह जी से ये पूछा गया कि भाई बंबई से बिहार को क्या संदेश देना चाहते हैं, कहाँ का कार्यक्रम, कहाँ था? एक कार्यक्रम था, एक टेलीविजन पे ही उनसे ये सवाल अच्छा। किसी पत्रकार ने उनसे किया था। तो उन्होंने कहा था कि उस समय तय किया जाएगा, मतलब बहुत सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया था, जिसके बाद स्टेट से लेकर और दिल्ली तक में हाहाकार मच गई। पार्टी में तमाम चर्चा होने लगी, ये तक भी बातें आने लगी कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य नहीं ठीक रहते। पार्टी में भी चर्चा हुई और भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ भी मतलब महाराष्ट्र की तरह बड़े भाई की भूमिका में आएगी। तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद मुझे पता है कि भाजपा के और जेडीयू के नेता सामने बैठे और बाकायदे दिल्ली में बैठक हुई और बात की गई कि भाई एक लाइन ले लो, बिहार में अगर आपको हमारे साथ लड़ना है तो हमारा नेता नीतीश कुमार रहेगा। जिसके बाद फिर शायद भाजपा आलाकमान ने अपनी लाइन बदली और फिर उन्होंने एक बार दोहराया, लेकिन संकेत तो उन्होंने दे दिया था। अब आप वहाँ का भी पैटर्न देख लीजिए, बड़े भाई होके छोटे भाई बन जाते हैं, फिर छोटे भाई अचानक बड़े भाई हो सकते हैं। तो राजनीति में कुछ असंभव नहीं है, लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार को लेकर चलना अभी भाजपा की एक मजबूरी कह सकते हैं, राजनीतिक मजबूरी है। बीजेपी वो छटपटाहट तो होगी ही, कब तक छोटे भाई बने? नहीं, कब तक रहेंगे? वो अधिक समय तक रहने वाले नहीं हैं। वो बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, विस्तार उनको चाहिए। ये उनकी एक तरीके से आप देखिए तो पैटर्न बनता जा रहा है महाराष्ट्र के से, अगर आप तुलना करेंगे, है ना। यही स्थिति आप देखिए पंजाब में भी एक समय में हुई थी, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली लड़ाई चल रही थी कि अब हम आगे चले जाएं, वो आगे चले जाएं, है ना। तो इसमें वो पंजाब वाली गलती तो नहीं करेंगे, ये समय का इंतजार करेंगे। हो सकता है 5 साल का इंतजार करना पड़े, लेकिन बड़ी भूमिका, बड़ी भाई की भूमिका में बिहार में भी वो आएंगे जरूर, ये तय है। ये तय है। तो इस सेंट्रल लीडरशिप को ये भी पता है, क्या जानकारी होगी और इस पर भी चर्चा होती होगी कभी बैठकों में, बातचीत में, कि भाई बिहार में गुटबाजी बहुत है बीजेपी में और ये एक समस्या है बीजेपी की, जो बाकी जगहों पे कम दिखती है लेकिन बिहार में थोड़ी ज्यादा दिखती है। कई नेता दिखते हैं बिहार में, बीजेपी के एक नेता नहीं दिखते हैं जो पूरे पैन बिहार के नेता हो। दरअसल बिहार कभी भी भाजपा में ऐसा नहीं रहा कि चर्चा का विषय ना रहो, घूम घुमा के बिहार में आ ही जाता है, क्योंकि वही नेता शाम में नीतीश कुमार को कुछ कह रहा होता है, वही जो है गुणगान करने लगता है। वही नीतीश कुमार, आपने परिस्थितियां देखिए, मोदी जी को मतलब उल्टा सीधा कहते हैं और कुछ समय बाद मोदी जी उनको लाडला कहते हैं। तो चर्चा में तो बिहार हमेशा भाजपा में रहा है और रहेगा, लेकिन अब सही समय वो कौन सा होगा, इसको लेकर अभी पार्टी के पदाधिकारियों में, मतलब जब बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा होती है ना भाजपा में, तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, तिरछी वाली मुस्कुराहट, कि उससे लगे कि अंदर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ चल रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल। तावड़े जी वहाँ के काफी पावरफुल पोजीशन में रहे। आप जब बिहार का नाम लो ना तो बड़े जोर से मुस्कुराते हैं, मतलब वो एक अजीब सी उनकी हंसी होती है और
मतलब अजीब मुस्कुरा उठते हैं। तो मेरे मतलब उनकी मुस्कुराहट का मतलब ये होता है कि बिहार को समझना भैया मेरे बस की भी कम ही है, ऐसा। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल। बिहार में नीतीश कुमार की उम्र तो हो ही गई है और उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर के विपक्षी पार्टियों में बहुत बातचीत होती है। विपक्षी नहीं भाई साहब, भाजपा में बहुत उनकी चर्चाएं रहती हैं। उनकी कई एक्टिविटीज़ को आप देखिए कहीं ना कहीं से ट्रेंड करा दिया जाता है सोशल मीडिया पे, उनकी किसी बात को। तो भाजपा में ये बात तो तेज़ी से चल ही रही है कि आफ्टर नीतीश हो कौन करेगा, क्या करेगा। तो इसको लेकर चर्चा है, लेकिन चूंकि ये सहयोगी दल हैं तो इनका कोई बड़ा नेता कुछ इस तरीके की बात नहीं कह सकता। लेकिन चर्चा तो इस बात की है उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके स्वास्थ्य के बाद के विकल्प को लेकर। शायद उनके बेटे उसी के एक तरीके से उसी क्रम में देखा जाए, क्रम में उनको देखे आते जा हुए। रहे हैं, हाँ। लेकिन ये आपकी बात से मैं ये मतलब निकालूं कि बीजेपी अंदर खाने उनके खराब स्वास्थ्य को थोड़ी हवा दे रही है, मतलब देने की कोशिश होती है, ट्रेंड करवाना, बाकी चीज आप कह रहे हैं। अब और मैं ये सोशल नहीं मीडिया पे कहूंगा, भारतीय लेकिन जनता पार्टी से बड़ा तो कोई है हाँ, नहीं। ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज की बात तो होती है कि उनका स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य और ये वो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो उनके है ही, है ना। क्योंकि उसके बाद तो फिर यही बड़े नेता होंगे वहाँ के, बड़े भाई वही होंगे। बिल्कुल, जो भी लालू परिवार से लड़ना होगा वो उनकी इन्हीं से लड़ाई होगी। बिल्कुल। तो ये बात तो है। चलिए, बिहार से सीधा चलते हैं तमिलनाडु। ओह, अमित शाह 3 दिन के तमिलनाडु यात्रा पर गए। बिल्कुल। पार्टी दफ्तर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, और अमित शाह ने एक रैली में कहा, मैं देख रहा था, पहले तो उन्होंने तमिलनाडु में भाषण न देने के लिए माफी मांगी। भाषा को लेकर तमिल वहाँ भाषा। आंदोलन हो चल हाँ, रहा है, जी, वो एक जी, अलग बात है। जी। दूसरा उन्होंने कहा कि 2026 में हम सरकार बनाएंगे, इसके लिए काम करना है। क्या है तमिलनाडु की नीति बीजेपी की? अमित शाह एक्टिव दिख रहे हैं, थोड़ा बताइए अंदर की बात, साउथ को लेकर के क्या चल रहा है। इसके लिए मैं 2 कहानियां बताऊंगा, छोटी प्लीज छोटी। प्लीज प्लीज। हाँ, क्या है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद जब स्टेट वाइज सबके समीक्षा चल रही थी भाजपा में, 400 पार का मिशन एक तरीके से फेल हुआ, दक्षिण में भी लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद की जो समीक्षा भाजपा में थी, तो जो आंकड़े थे मतलब उसके इर्द गिर्द भी नहीं ये जा पाए। तो हर स्टेट को लेकर समीक्षा बैठक चलती थी, उसमें इफबट लगते थे। लेकिन जब तमिलनाडु और केरल के पदाधिकारियों से मुखातिब हुआ आला कमान, तो चर्चा जब ख़त्म होने लगी तो उन्होंने कहा कि इसको समीक्षा की तरह मत देखिए, इसको शुरुआत की तरह देखिए। निशाना उनका सीधा 2026 का था, और उसमें भी ये बात कही गई कि जिस तरीके से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है तमिलनाडु में, केरल में हमारा खाता लोकसभा में खुला है, तो ये अच्छे संकेत हैं। और हमको जो है अब पिछला हमारा क्या हुआ इसके बजाय हमें आगे क्या करना है उस पर काम करिए। और ये अमित शाह जी ने कहा। उसके बाद फिर उनका 3 दिवसीय प्रवास तमिलनाडु में लगना, ये एक कहानी हो गई। अब आप थोड़ा सा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को थोड़ा पीछे चलते हैं। आप तहलका में भी रहे हैं जी। मुझे लगता है 2012 के आसपास तहलका में एक बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट छपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो वहाँ की तत्कालिक मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनकी सहयोगी उनको जहर दे रही हैं। और ये बात तब के तत्कालिक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सूचित किया था। जी। अब आप यहाँ से समझिए कि नरेंद्र मोदी जी की तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में समझ, नज़र कब से है, और पार्टी में उनके शुभचिंतक यानी AIADMK में उनके लोग। तो अब आप समझिए ये कहानी कि अभी तो AIADMK ने मना किया कि हम भाजपा के साथ नहीं जा रहे, लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के सिंपैथाइज्ड लोग उधर भी हैं और सूचनाएं रहती हैं। एक फैक्टर उस कहानी से रिलेट करके मैं बता रहा हूँ। जी जी। दूसरा ये है कि एक वहाँ के सुपरस्टार विजय जी उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की 1 साल शायद पूरा किया, और उसमें उसी दिन तमिलगा वेंद्री कड़गम टीवी के करके टीवी के तो उसको लॉन्च किया। अमित शाह जी तमिलनाडु में होते हैं, प्रशांत किशोर जी तमिलनाडु में होते हैं। प्रशांत किशोर और अमित शाह के मधुर रिश्तों के बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है। नीतीश कुमार ने कहा था। मजे की बात यह है कि अमित शाह ने भेजा था इनको, हम रख लिए थे। तो अब वहाँ उनका जाना, और उन्होंने स्वीकार किया कि भाई मैं अब इनका चुनावी कैंपेन देखूंगा। जब पूछा गया तो अभी कहा भाई बिहार में भी मैं सक्रिय रहूंगा, पैसे निकालना है तो प्रोफेशनली पैसा यहीं से आएगा, तो वहाँ चुनाव लड़ूंगा। लेकिन
अंदर खाने जो बात चल रही है वो पीके का वहाँ होना, अमित शाह जी का वहाँ होना और इतने बड़े सुपरस्टार की पार्टी आना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे भाजपा की एक जो स्ट्रेटजी है उसका ये हिस्से की तरह नजर आता है। मैं कोई ऑथेंटिक नहीं कह सकता क्योंकि दर्शक जानते हैं मेरी मजबूरी नहीं की नहीं, भाजपा हम देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा किसी बात के लिए सूचना हाँ, हो। हम पत्रकार हैं, हम कई बार लोगों के घूमने फिरने से और ताकने झांकने से भी अंदाजा लगाते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब देखिए ना कि प्रशांत किशोर बीजेपी में थे, इससे कौन ऐतराज कर सकता है? प्रशांत किशोर ने 2014 का चुनाव लड़ाया बीजेपी को, इससे कौन ऐतराज कर सकता है? एक बड़ा वर्ग है देश में जो प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहता है, इससे कौन बी टीम ऐतराज कर कहता सकता है। है? नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह ने इनको हमारी पार्टी में भेजा था, ये भी इससे- सत्य ये था। तो रिकॉर्ड पे है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अमित शाह वहां गए, अमित शाह और कमान संभाले हुए हैं तमिलनाडु में। संभाले 2026 में चुनाव होने वाला है, एक नई पार्टी लॉन्च हुई है और प्रशांत किशोर उसका काम वहां भी लेकर के पहुंचे और पहुंच संयोग गए। देखिए दोनों नेता एक ही दिन लगभग जो है तमिलनाडु में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कई वहाँ- सारे संकेत तो है कई ही। सारे संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे हिसाब से लोकसभा चुनाव में 18% वोट जो है जी। इनको भाजपा को आया था और AIADMK को देखा जाए तो 25% के शायद आसपास उनको वोट आया था, है ना। अब आप देखिए, अच्छा वो 29 सीटों पर दूसरे नंबर पर AIADMK रही। तो इसका मतलब यह है कि उनका जनाधार तगड़ा है। सुपरस्टार की अगर इनको आने वाले समय में बैकिंग मिल गई वो हो जाएगा, इनका मत प्रतिशत अच्छा है ही। और अमित शाह का तमिलनाडु में लगना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्या है क्या होगा आगे तो चल के। ये माने कि तमिलनाडु मिशन जो है, मिशन तमिलनाडु जो मिशन साउथ कह लीजिए, क्योंकि केरल में भी चुनाव रहेगा। हाँ, मिशन साउथ कर लें, तो इसको अमित शाह खुद ही मॉनिटर कर रहे खुद ही मेरे को तो ये है कि जिस तरीके से उनको उनका साउथ को लेकर बातचीत है, आप चीज़ों को देखिए ना। आप लोकसभा में जो वो क्या मतलब जो लोकसभा स्पीकर के बगल में कहीं ना कहीं है ना तमिल संगमम और ये तमाम चीज़ें जो देखिए मतलब प्रतीकात्मक रूप से वो बड़ी चीज हाँ प्रतीकात्मक रूप से जो दी जा रही हैं। क्योंकि मुझे मैं तमिल के एक लीडर से मिला, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब भाजपा हमारी इतनी बड़ी पार्टी इधर की है और आप वहाँ उभरने नहीं देखते। तो उन्होंने हमको एक शब्द में कहा, वो मतलब कहना बहुत उचित नहीं, लेकिन उन्होंने यही, उसको मैं रूपांतरित करके कह रहा हूँ। उन्होंने यही कहा कि हम लोगों को इस आइडियोलॉजी से नफरत है। हम लोग मतलब उनके पार्टी, उनके समाज को। ऐसे में अगर, और जाहिर सी बात है अगर आपका 0 सीट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी, आपके विचार को लेकर वहां संशय तो है। अब उस संशय को दूर करने का जो बेड़ा है वो अमित शाह जी के पास है। किस तरीके से अपनी बात को वो डिलीवर वहां कर पाते हैं और करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ये सब समय पे डिपेंड करेगा, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने कर दी। यहाँ तक कि आपकी बातचीत से वैसे दर्शक भी नोट कर रहे होंगे, जो मैंने नोट किया, एक तो खास बात कि लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक हुई उसमें अमित शाह ने कहा कि इसको समीक्षा बैठक मतलब ये शुरुआत है। हाँ। तो यही बताता है कि लड़ने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, आपने बताया कि पूरी कमान अमित शाह अपने हाथों में रख रहे हैं, तो ये भी सीरियसनेस को बताता है। किसी राज्य में इतने बड़े 3-3 ऑफिस का उद्घाटन 2-2 3-3 दिन बने रहना वहाँ अभी से, जबकि चुनाव में अभी साल भर से अधिक का समय है, साल भर के आसपास है, तो कहीं ना कहीं मिशन साउथ और अगला लोकसभा की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो साउथ से अधिक रहेगी। आप देखिए कुछ राज्यों में जैसे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, कुछ स्थितियां बेहतर हुई हैं। तो साउथ से इनका अब जोर रहेगा। और इसी में मैं एक बात और जो भाजपा में इस समय चर्चा में खूब है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर भी भाजपा में और भी जगहों पर ये बात चल रही है। ये भी साउथ से बात आ रही है क्या? हाँ, ये साउथ कनेक्शन वहां से लाया जा रहा है, क्योंकि साउथ में अभी 2 राज्यों के प्रमुख चुनाव होने हैं और इनको ये दिखाना है साउथ का। तो वहां से भी, अभी मैं कोई नाम नहीं लूंगा, कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी सच कहें तो भाजपा में भी सबको पता नहीं क्या होगा। नाम मत ही लीजिए, जिसका आप लेंगे वो तो बनेगा नहीं। तो ये तो पक्की बात तो पर यह है कि अभी ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है अगला भाजपा का राष्ट्रीय कमान किसी साउथ के व्यक्ति को जाए। अच्छा। अब वो कौन होगा, कोई महिला होगी या कोई दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति साउथ का होगा। अच्छा, उसके साथ ये भी होना चाहिए कि साउथ का है तो थोड़ा हिंदी भी उसकी ठीक हो, क्योंकि उसको वहाँ भी देखना है। तो वो सब गुणा गणित जो है इस समय भाजपा में बैठाया जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा है, साउथ को लेकर चर्चा है। एक चर्चा दिल्ली को लेकर के भी हो रही है आशुतोष। क्या टॉप लीडरशिप इस पर कुछ सोच रहा है कि दिल्ली में जो बीजेपी ने वायदे किए, खासतौर पर महिलाओं से जो वादे किए, उसको लेकर के अब सरकार टाल मटोल के रवैये में दिख रही है दिल्ली सरकार? देखिए, अब मैंने कहीं पढ़ा था कि
जितनी योजनाएं चल रही हैं उसको चलने देने में, और भाजपा ने जो योजनाएं जो घोषणाएं की हैं घोषित करने में, उसमें लगभग 25,000 करोड़ का शायद एक्स्ट्रा बर्डन पड़ना है। तो ऐसे में अर्थ का देखना कि कहाँ से, और दिल्ली सरकार पहले कह चुकी कि भाई हमारे यहाँ उनका बजट तो पहले से ही धक्क बोला पड़ा है, तो ऐसे में उस बजट कहाँ से आएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, इसमें वक्त तो लगेगा। चुनाव के समय तो इन्होंने कह दिया, लेकिन अब देखिए आतिशी बैठी हुई हैं, जिस तरीके से वो अपना पैर जमाए बैठी हुई हैं कि नहीं भाई पूरा तो तुम्हें करना है, वो भी टाइम पे डिलीवर करना है, तो वो एक संकट है। लेकिन भाजपा गोल मोटोल जवाब तो दे रही है। अब उन्होंने तय किया है कि भाई कुछ चीज़ों को, जैसे जो केंद्र की योजनाएं थी, चलो आप उसको तो कर दोगे, जो सारे राज्यों को मिल रहे हैं प्राथमिकता पे दे दोगे, लेकिन जो बड़े वादे हैं उसके लिए तो चैनलाइज करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि अभी इसमें कुछ ना कुछ इफ और बट भी लगाए जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सबको देना है कि नहीं देना है, कुछ क्लॉजेस भी जुड़ेंगे, उस पर ब्यूरोक्रेसी स्टेट की और सेंटर की काम कर रही होगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ कि लाडली बहना योजना जो था उसमें टर्म एंड कंडीशन लगाए गए, एज बैरियर लगाया गया, कमाई इनकम का लगा, वो सब लगा करके ये जारी करेंगे सरकार, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। जी समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके तैयार से तैयार बैठी है, उसमें इनके लिए दिल्ली बड़ा आसान सा नहीं रहेगा।